नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है बैरूनी कर्जे, हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल, डॉलर की बढ़ती कदर और रुपए बेचारा जो है वो कितना ज़्यादा परेशान हो चुका है हमारा रुपया, उसके मुतालिक भी हमने बात करनी है। मुकामी सनतों को सपोर्ट कैसे देना है, इसके ऊपर भी मजमूई गुफ्तगू जो है वो किसी न किसी तरीके से हमें ले ही जाएगी। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जानने की कोशिश करूँ कि हमारे मुल्क के ऊपर जो ये कर्ज़ा बढ़ता गया है साल ब साल, और हमने मुख्तलिफ हीले बहाने करके ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि जनाब कर्ज़े हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, और अगर हम ये कर्ज़े ना लेते तो शायद हमारा मुल्क जो है बहुत सारे माशी मसाइल का शिकार हो जाता। साथ ही साथ हमने इतने सारे बहाने कर डाले हैं कि जी हम अपने मुल्क के अंदर इतनी माशी तरक्की चाहते हैं, उस माशी तरक्की के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, और वो कॉम्प्रोमाइज़ ये होंगे कि हम बैरूनी जो इदारे हैं उनसे बेदब कर्ज़े लेंगे, अपने मुल्क के हर शहरी को मकरूज़ बनाएंगे। जनाब मुशर्रफ साहब जब गए, जो कि अभी बैठ के अपने फ्लैट के अंदर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो 40,000 रुपया फ़ी बंदा जो है वो कर्ज़ा छोड़ के गए। उसके बाद जनाब जरदारी साहब की हुकूमत गई, ये तकरीबन आपको बता रहा हूँ, हमारे शोबा तहकीक ने बताया। जरदारी साहब गए, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट जब गई, पीपल्स पार्टी की, तो 80,000 रुपया कर्ज़ा फ़ी बंदे के ऊपर छोड़ के गए। कोई बात नहीं भाई, उतार लेंगे, कोई मसला नहीं, किसको क्या टेंशन पड़ी है, अवाम पे ही तो कर्ज़ा चढ़ा है। फिर उसके बाद जनाब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत गई, PMLN की गवर्नमेंट जब गई, तो 5 साल के बाद 1,45,000 रुपये 1,35,000 रुपये का मकरूज़ करके गई हर शहरी को, 1,35,000। और अब जब ये निगरान हुकूमत आई है तो बहुत सारे माहिरीन तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि डॉलर की कदर के अंदर जो इजाफा हुआ है, रुपए की कदर में कमी आई है, इससे अब तकरीबन हर शहरी पाकिस्तान का 1,45,000 यानी 1,45,000 रुपीज़ का मकरूज़ होगा। और ये अभी हमने कुछ किया भी नहीं है, बेवजह हमारे मकरूज़ है। ये बच्चा जो भीख मांग रहा है सड़क के ऊपर, ये भी मकरूज़ है, बिल्कुल ये देखें सामने आपके आगे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, मज़लूम हैं, परेशान हैं, शायद भीख ना भी मांग रहे हों, लेकिन उनकी मुफलिसी का आलम जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लगता है जैसे वो भीख मांग रहे हैं। इन गरीबों के ऊपर 1,45,000 रुपये का कर्जा। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं जनाब अंजुम साहब, जो कि साबिक सदर KCCI और मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। कम लोग ऐसे हैं जो कि मईशत का इल्म भी रखते हैं और साथ में कारोबार भी करते हैं। आपको वेलकम करता हूँ शो में। शुक्रिया जनाब। अंजुम निसार साहब, पहली मरतबा जब आपके साथ गुफ्तगू की थी तो तब आपने मुझे एक बहुत लंबा चौड़ा फिगर बताया, मैं उस वक्त भी हिल गया। आपने कहा, तब की बात कर रहा हूँ, माजी की, शायद आज से चंद साल पहले की, आपने कहा हर शहरी तकरीबन 70,000 रुपए का मकरूज़। जी, आज से 7-8 तब की बात है। जी। और अब की बात यह है कि 1,45,000 का मकरूज़ है, और आबादी में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, विच इज कॉम्पनसेटेड। अगर आबादी कम होती तो ये कर्जा और ज्यादा होता। ये तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे यहाँ जो मंसूबा बंदी करते हैं आबादी की, जो प्रॉपर नहीं करते फैमिली की, वो इतनी इम्प्रॉपर करते हैं कि कर्जा कम से कम दिखाई देता है फीकस। अली भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बुलाते रहते हैं चैनल पे, और मैं समझता हूँ आज ऑनेस्टली टू बी वेरी फेयर जो आपका चैनल है, चूँकि लोग सुनना चाहते हैं। मईशत एक बहुत अहम जुज़ है पूरी पाकिस्तान का। मैं हमेशा कहता हूँ अगर मईशत का पहिया चलेगा उसके साथ पूरे मुल्क में हर तबके पे, हर आबादी के हर हिस्से पे जाके पड़ते हैं। और अब तक चैनल मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी है जो, और इस वक्त पूरा कराची की बिज़नेस कम्युनिटी, पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी लाइन टाइम पर चूँकि फारिग होती है, बिज़नेस की न्यूज़ सुनना चाहती है तो देखती है। सेकेंडली, आपने कर्ज़ों की बात की। कर्ज़े, मैं एक आपसे कह दूँ, कर्ज़े लेने बुरे नहीं होते। कर्ज़े ले के उनको ज़ाया कर देना, बर्बाद कर देना, और उसका नतीजा आज आपने देखा है। देखिए उसका एक प्रोडक्टिव इम्पैक्ट आता है, हमारी इकनॉमी में नज़र आए कि उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉवर्टी लेवल बेहतर हो रही है, हमारी GDP ग्रोथ रेट उस हिसाब से बढ़नी चाहिए, जो कि इवन अब बाहर के मुल्कों को हम छोड़ दें, हम तो हमेशा कहता हूँ तो रीजनल में भी कंपैरिजन करते हुए शर्म आती है। कर्जा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, और फिर ऊपर से आप कहते हैं ना कि डबल मार दिया गया है। ये जो पिछले कुछ दिनों से हम, और ख़ासतौर से 1 जून के बाद से जो करेंसी डिवैल्यूशन हो रही है, करेंसी किसी मुल्क का बहुत बड़ा एक इंडिकेटर होती है जांचने का कि आपकी इकनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, किस लेवल पे खड़ी है। पिछले 1 जून से आज हम देखें, जुलाई की आज 18 तारीख की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई अंदाज़न 11.89% एग्जैक्टली हमारे अपनी करेंसी डिवैल्यू कर दी है। अब 11.89% शायद बहुत बड़ा छोटा सा हिस्सा लगे, लेकिन अगर इसकी तह में जाया जाए तो तकरीबन हम पे 1,000 बिलियन रुपीज़, यानी 1 ट्रिलियन, ये कर्जा चढ़ गया, यानी कुछ किया नहीं है। यानी पूरे साल में जो हम सूद की मद में देते हैं वो देते हैं। इस साल का जो बजट सूद का बजट था, बजटेड, वो अमाउंट था 1620 अरब रुपया।
तो यानी वो तो पूरे साल में हमने देना था, जो हमने पिछले कई सालों में कर्जे लिए, ये खाली पिछले 45 दिनों में या पिछले 50 दिनों में हमने अपनी कौम के ऊपर, बच्चों पे, जो बेचारे जो कसूरवार भी नहीं है, कोई इस शख्स उस पे 1000 अरब यानी 1 ट्रिलियन का कर्जा चढ़ा दिया गया। अब ये कर्जा तो हमने या तो प्रोडक्टिव कामों के लिए लिया होता, या तो हम कहते हैं इस मुल्क में रिफाइनरी लगेगी, या ये डैम के लिए हमने लिए होते तो हम कहते हैं जी डैम बन गए हैं। तो ये और इसका इम्पैक्ट शायद एक आम आदमी ना समझ सके, बिजनेस कम्युनिटी भी हर बंदा ना समझ सके। इसका इम्पैक्ट कोई बहुत लंबा नहीं, अभी चंद हफ्तों में, चंद महीनों में हम देखेंगे। इसका एक बहुत बड़ी तोजी दी जाती है कि हमने करेंसी डिवैल्यू की, चूँकि हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट पे प्रेशर, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ नहीं हुई। आज एक्सपोर्ट 30 अरब, यानी कि जब से हम देखें पिछली गवर्नमेंट को ले लें, हम पिछले 1.5 साल को ले लें, जो हमारी करेंसी 20% डिवैल्यू हो चुकी है, 20%। या तो एक्सपोर्ट बढ़ जाती है 20%। 20% का मतलब ये कि हमारी 24 अरब डॉलर की आज एक्सपोर्ट्स हैं, तो ये तो 4.2 यानी 4.8 बिलियन डॉलर बढ़ जानी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी 28.29 अरब डॉलर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन मेरी बात सुने ना, आप करप्शन का एहतसाब करने की तो हम हर वक्त बात करते रहते हैं, इसका एहतसाब करेंगे, उसका एहतसाब करेंगे, एवन फील्ड का बताओ, सरी माल का बताओ, सबका मैं बताऊंगा, सब है, सब बताओ, ये बताओ, वो बताओ, सब बताते हैं। ये 60 मिलियन डॉलर स्विस बैंक के अंदर कहाँ गए, मुझे ये बताएं, इसका एहतसाब कौन लेगा? ये तो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता इंटेलेक्चुअल्स हमारे मुल्क के हैं, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े हमारे इदारे चला रहे हैं। स्टेट बैंक का एहतसाब कौन करेगा? FBR का एहतसाब कौन करेगा? मतलब इन सबका भी एहतसाब होना चाहिए ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन एहतसाब करेगा? अली भाई ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात की और ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, हम इतनी स्पीचेस सब तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को यूं A से लेकर Z तक सब कहते हैं एहतसाब। और ये पिछली अगर गवर्नमेंट अगर किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए या किसी शख्स ने भी डिसीजन लिए, अभी भी जो डिसीजन लिए हुए हैं, देखें एक बंदा डिसीजन ले लेता है, या तो स्टेक होल्डर्स को बोर्ड लिया जाए, कोई मीटिंग्स बुलाई जाती है, आप कहते हैं जी ये मुल्क के हालात हैं, और क्यों नहीं बुलाई जाती? जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन पे असर पड़ना है, जिनका इंपैक्ट, क्यों बुलाएं? तो ये कहते हैं हम क्यों बुलाएं? क्यों नहीं बुलाएं? मैं ये कहता हूं ये बिल्कुल इनको बुलाना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा आप मुझे बताएं, एक मुल्क अभी देखें आपके सामने, मलेशिया की मिसाल मैं रखता हूं, बार बार मैं देता हूं मिसाल। महातिर मोहम्मद आए, उन्होंने काउंसिल ऑफ एमिनेंट पर्सन बना दी। उन्होंने कहा भाई जो लोग हमारे मुल्क के अंदर तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, मारूफ शख्सियात हैं, उन सबकी काउंसिल बनाओ, मुल्क की मईशत ठीक करने के लिए वो सजेशन दें। उन्होंने कहा जी हम और काउंसिल बनाएंगे, और लोगों को बुलाएंगे, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोगों से, उनसे और राय लेंगे। उन्होंने एक और बना ली अपनी। ये अली में बड़ा ज़रूरी है। और देखिए मैं ये नहीं प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, जी मैं प्राइवेट में हमेशा कभी मैं ये नहीं कहता कि आप अंजुम निसार, मैं ये कहता हूँ जिस सेक्टर से, जिस सेगमेंट से जिसका ताल्लुक है, कॉर्पोरेट सेक्टर से, टेक्सटाइल हो, लेदर हो, हमारे 5 मुझे सच से बताएं, ये वो एक जमाने में बड़ा सुनता था, वो क्या ये FBR ने भी बनाई थी एक वो टैक्स डायरेक्टरी, टैक्स रिफॉर्म कमीशन, जिसका मैं भी एक हिस्सा रहा हूँ। आप भी रहे? मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, लेकिन मैं उसको उसके देखें ये बिल्कुल पता चलना चाहिए। सजेशन सही थी, इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई ये बता दें मुझे। 269 पेज की 2 साल हमने मेहनत करके सागदार से साहब सबसे हमारी पहली कंडीशन ये थी, जब पहली मीटिंग हुई और मैंने ही पूछा था कि सागदार साहब ये जो आपने टैक्स रिफॉर्म कमीशन बनाया है, आप मसूद नकवी साहब की चेयरमैनशिप के अंदर, आप जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग थे, पूरे पाकिस्तान का क्रीम, मैं अपने आपको उसमें ना शामिल करूं, लेकिन पाकिस्तान की तमाम क्रीम उसमें शामिल थी, इकोनॉमिस्ट थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम्युनिटी थी। हम चाहते थे इस मुल्क को एक सही राह पे चलाया जाए, कोई गवर्नमेंट आए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बन जाए। तो उसके अंदर सेल टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स के हवाले से, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के हवाले से, स्मगलिंग के हवाले से, FBR के अंदर रिफॉर्म्स के हवाले से, टैक्स रिफॉर्म्स था, तमाम सेक्टर। 2 साल की मेहनत के बाद 279 पेजेस की रिपोर्ट बनी। उसके अंदर हमने ये कहा था कि इनके डिस्क्रिशनरी पावर्स FBR के, चूंकि जहाँ पे कनाइवेंस हो जाए, जहाँ पे मुझ पे अगर करोड़ों का टैक्स लगता है, मैं कनाइवेंस करके पैसे देकर, रिश्वत देकर अपने आप को बचा लूँ, तो वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। हमने बाहर से बड़ी मेहनत की इस पर, नतीजा क्या निकला कि 98% चीज़ पे आज तक जो इम्प्लीमेंटेशन वादे किए गए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो इतनी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या हुआ? और टैक्स का, या तो हमारा टैक्स देखें, टैक्स अब ये जो डिवैल्यूशन की गई आम आदमी नहीं समझेगा। ये कल की डिवैल्यूशन जो दो दिन पहले हुई है, उसके खाली मैं आपको इम्पैक्ट बता दूं। मैं चले पूरा इम्पैक्ट नहीं बताता, जो पिछले 11 ये पिछले 5% जो हुई है, 5% हमने 600 बिलियन अपने पे 550 अरब पे सही मानों में कर्जा चढ़ा दिया। जब ₹1 डिवैल्यू होता है एक आम आदमी के लिए, जो एक आम जो बिजनेस से ताल्लुक नहीं है, ₹1 डिवैल्यू से अगर हम पे $90 बिलियन का कर्जा है, तो 90 अरब चढ़ गए बगैर कुछ किए गए। अब ये 600 बिलियन चढ़ा दिया। सैड एंड अनफॉर्चुनेट। वेरी अनफॉर्चुनेट। उतारना, कर्जा ले लेना तो बड़ा आसान है। अच्छा अब आप देखें, नहीं एक चीज आप जी सर प्लीज, इसके माने ये हैं जो बात आपने की कि मुझे टैक्स की मद में फिर ज्यादा कलेक्शन करनी पड़ेगी उसी बैरूनी कर्जे को उतारने, एक दिन के फर्क से, एक दिन के फर्क से 1 ट्रिलियन यानी कि 1620 देना था। अब अच्छा एक और बात बता दूं, हम जो जीडीपी की बात करते हैं, इन सब का एहतसाब होना चाहिए। मैं आपको बताऊं जो ये गलत काम कर रहे हैं, आपको थोड़ी आगे बातें बता दूं एक आम आदमी की आवाज से, चूंकि बड़ा समझना जरूरी है कितना जुल्म होने जा रहा है, कितना जुल्म हुआ है।
और इसको अगर ना रोका गया, ये कोई पार्टी आ जाए, कोई पार्टी में दोबारा रिपीट कर दूं, कोई पार्टी आ जाए, चाहे पीटीआई हो, चाहे अब इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब जब तक तमाम स्टेक होल्डर, खाली फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, खामोश बैठे हैं, तो कोई सियासी जमात इस वक्त नहीं बोल तो रही। चूंकि बेचारे उनके लिए आना भी है, वो कई सब जमातें सोच रही है कि पीटीआई, आप बार-बार बोल रहे हैं आना और पीटीआई, ये क्या इशारा है? नहीं, देखिए जो पॉपुलर जमात है उसका राइट बनता है, एंड वी शुड सपोर्ट एंड एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, वो बात नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं कह दूं, एक और असल बात जो मैं कहता अली भाई, जो जीडीपी है हमारी, हम कहते हैं जीडीपी में ग्रोथ है, जो परसों डिवैल्यूएशन, ये 11.892% डिवैल्यूएशन हुई है, हमारी जीडीपी डॉलर टर्म में पीछे चली गई, बजाय हम आगे जाते। पॉवर्टी लेवल हमारी बढ़ गई, हमारा जो कर्जे की लेवल, आपको मैंने बताया इकोनॉमिक टर्म्स में, जी मैं इकोनॉमिक टर्म्स में बताऊं, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ गया एक दिन में बगैर कुछ किए, या तो बड़े काम करते। हमारा जो टैक्स कलेक्शन रेट है वो नीचे वापस आ, ये कमाल, ये मतलब कौन सोच है मुल्क के वो लोग, यानी पानी फेर दिया सारे टैक्स कलेक्शन, 50 दिन में जरूरत नहीं थी। इसमें एक एहसास दास साहब को भी डिसीजन, देखिए मैं वी शुड बी वेरी फेयर, जब करेंसी पे प्रेशर था, जब इकोनॉमिक आपकी ग्रोथ नहीं हुई थी एक्सपोर्ट्स के अंदर, और एक्सपोर्ट कल्चर हम क्रिएट ही नहीं कर सके, हम इंपोर्ट्स को बढ़ाते चले गए। एक चीज़ जो मैं इससे लिंक कर दूं, आने वाले दिनों में इसको जो मौजूदा सूरत हाल है, डॉलर जो पेट्रोल था और जो हमारी चीज़ें हैं, जो फ्यूल ऑयल इंपोर्ट्स है, हमारे जो पावर एनर्जी के जो कॉन्ट्रैक्ट है, सब डॉलर टर्म में है। हमारी इंपोर्ट्स डॉलर में हम कहते हैं, पर आगे देते हैं। 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स है इस वक्त मुल्क में, 5 अरब डॉलर पर मंथ। आपकी एक्सपोर्ट्स हैं 2 बिलियन डॉलर पर मंथ, एक आम आदमी के लिए। आप मुल्क में बाहर जो माल है बहुत कम भेजे हैं, मंगा बहुत ज़्यादा है, चूँकि आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर इसको और अभी इस पर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं, इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, आप पैसा बाहर नहीं भेज सकते, आपके बहुत आइटम 100% मार्जिन लगा देंगे, तब ये हाल है 5 अरब डॉलर की इंपोर्ट महीने की। तो इस मुल्क को हम कहाँ ले जाओ? मेरी एक्सक्यूज मी एक बात सुनिए। जी सर, ये सारा जो ये पॉइजन किया है ना माइंड हमारा, ये इंटेलेक्चुअल्स ने झूठ बोल बोल के, ये उसकी वजह से हुआ है। ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज पाकिस्तान मादनी तेल, खुर्द सब बाहर से मंगा रहा है। इस तक के ये चने की दाल भी जो हम खा रहे हैं, ये भी मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम इंपोर्ट करते हैं। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके ये जानने की कोशिश करते हैं इसको कैसे फिक्स करें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे थे कि हमारे मुल्क के बैरूनी कर्जे बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ हमारा जो तवाज़ुन है, मिज़ानिया है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो बिल्कुल आउट हो चुका है। अब आई थिंक वी नीड टू बी बिट रियलिस्टिक। अंजुम निसार साहब, लेट्स नाउ एक्सेप्ट इट, ये बात बहुत हो गई। पिछले 15 साल से तो मैं सुन रहा हूँ ये कारोबारी सहाफ़त के अंदर के जनाब हम एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, नहीं बढ़ रही ना, नहीं बढ़ रही। तो इसके माने ये हैं कि इम्पोर्ट्स जो है वो अब एक नेसेसरी हिस्सा है। जी, क्या कभी किसी ने किसी इंपोर्टर को बुलाकर गवर्नमेंट ने ये पूछा कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर आप बताओ, कम से कम आपके लिए पॉलिसी बनाएं? क्या हुकूमत ने कहा कि हमारे जो इतने ज्यादा रेवेन्यूज आ रहे हैं, हुकूमत नहीं चल पाएगी अगर इंपोर्ट वाले कस्टम ड्यूटी और ये सब, बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा तो इनको बुला के ये बात नहीं की? आप अगर किसी को आउटकास्ट कर दोगे, बोलोगे यार इंपोर्ट हमारे मुल्क के लिए बुरी है, ये वो, तो आप इंपोर्टर से बात ही नहीं करोगे। देखिए अली भाई, अभी आप एक छोटी बात कहे थे और बड़ा आपने जायज सवाल पूछा है, क्योंकि आपने कहा अभी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही है, यहाँ दालें तक इंपोर्ट हो रही हैं। अब जब आपने दाल की बात की, मैं आपको ये बता दूं, पल्सेस एंड लेंटिल्स, ये बुनियादी ज़रूरियात पाकिस्तान जैसे हम कहते हैं ज़रूरी मुल्क है, आज ये हाल है। पिछले साल के अगर आप इंपोर्ट्स के फिगर देखें तो हमें तकरीबन 800 मिलियन डॉलर की खाली दालें, लेंटिल्स एंड पल्सेस इंपोर्ट की हैं। अभी कीमतें आधी हो गई हैं पिछले 2-3 सालों में। तो ये हाल है। अगर प्राइसेस वापस बढ़ गई और ऊपर से मुल्क का जो सूरत हाल है पानी की, चूँकि पानी चाहिए होता है, पानी मुल्क में है नहीं, शदीद कमी है अगले आने वाले सालों में, तो उसमें खाली दालों का इंपोर्ट का बिल 3-4 बिलियन डॉलर हो जाएगा कि आपकी आबादी बढ़ती जा रही है, एक स्टेबल आपका फूड है जो निस्बतन गोश्त उससे सस्ता है, अवाम कहाँ जाएंगे? खाली आज इंपोर्ट की मद में अगर 45 डॉलर पर बैरल की कीमत ले लें तो हमारा इंपोर्ट का बिल है 15 बिलियन डॉलर सालाना, यानी 1.25 बिलियन डॉलर पर मंथ हम खाली ऑयल की हमें इंपोर्ट करनी है मुल्क की, ये पहिया जो ट्रांसपोर्टेशन साथ चलाने के लिए। ये झूठ बोलते रहे ना जी, ये झूठ बोलते हैं हमारे साथ कौन? ये सारे हमारे मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स के हमारे यहाँ तेल के ज़ख़ायर है, दुनिया का 5वां ये बनाने वाला 8वां, इसकी सर आजकल तेल की वैल्यू है। तेल, अगर तेल 45 आपके पड़ोस में ईरान बैठा है जी 20% ओपेक के रिजर्व लेके, इराक बैठा है 20% के रिजर्व
रिजर्व लेके, अप्रोक्सीमेटली सऊदी बैठा है उसके पास इससे भी ज्यादा रिजर्व तो अली भाई खाली एक ऐसी फिगर ले लेते हैं, अगर 45 से 90 आज 70, आप 1/3 भी नहीं अपना ला रहे सर, कहां से लाओ? 70 अगर ये $90 पर बैरल हो जाता है, 45 आज 70 है, इसमें मतलब हमारी $30 अरब की खाली 50% ऑफ इंपोर्ट विल बी ऑफ ऑयल। बाकी मुल्क की जरूरियात आप कैसे पाएंगे? आपको मशीनरीज मंगानी है, आपको रियलिस्टिक नहीं, अब रियलिस्टिक बात करता हूं। क्या है इसके माने ये है कि वी कैन नॉट रिड्यूस, वी कैन नॉट, नहीं रिड्यूस नहीं कर पाएंगे ना इंपोर्ट बिल। एक्सपोर्ट, अच्छा अब एक्सपोर्ट का क्या हाल है? 70 साल बाद 7-8 आइटम, मैं हमेशा आपसे बहुत बात करता हूँ, 7-8 आइटम हमारे पास हैं, लेदर, टेक्सटाइल, ट्रेडिशनल आइटम। आपने कभी आउट ऑफ बॉक्स सोचा ही नहीं गवर्नमेंट ने। प्लानिंग कमीशन में एक साहब थे बड़ा, वो हमेशा जब हम जाते थे, वो मुझे एक शख्स नाम मुझे भूल गया तो नाम लेना भी नहीं चाहिए बहरहाल, उनको बड़ा तकलीफ होती थी। वो कहते थे हमें अपना एक तो ये एक आइटम का बेस बढ़ाना होगा, एक और मैं बात गल्ला करन तो थोड़ी होंदा, हां ते नंबर काम करना पैंदा है, काम करना पैंदा है। ते नाले दूसरी डेस्टिनेशंस, नंबर ऑफ डेस्टिनेशन आज भाई 14-15 आज तक 70 साल बाद। छोटा सा सवाल जी सर, मुझे ये बताएं कि ये एक मुल्क है जर्मनी जी, यूरोप के अंदर है ना, लोग हमारे हर चीज उससे खरीदते हैं, ये वो कैसे मैनेज कर रहा है भाई? वहां पर आप कहते हैं एक्सपेंसिव हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जर्मनी से ज्यादा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी एक्सपेंसिव हो सकती है, वो अपना ट्रेड बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहा है भाई? अब आपने जर्मनी की बात की, मैं तो देखो मैं कोई पेपर लाता नहीं, कैसे कर रहा है? मेरा ख्याल है आपने देखा, मैं जिंदगी जितने आपसे 100 प्रोग्राम किए, मैं कोई पेपर नहीं लाता। आप जिस चीज की जिक्र करें मैं उससे बात करना। आपने जर्मनी की बात की, जर्मनी की आबादी आज 8 करोड़ है, एग्जैक्टली 8 करोड़ 10 लाख, जहाँ चाइना का 6%। आज जर्मनी, चाइना की जितनी एक्सपोर्ट है, जर्मनी आपका 3rd लार्जेस्ट आज एक्सपोर्ट है दुनिया का, $1800 बिलियन की उसकी एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट पर कैपिटल एक्सपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा जर्मनी की है। लेबर कॉस्ट हाई है, लेबर कॉस्ट नहीं, उसका बहुत सारी चीजें हाई हैं, लैंड कॉस्ट हाई है, कैसे कर रहा है काम भाई? कैसे एक्सपोर्ट कर रहा है? अपना इमेज, परसेप्शन, क्वालिटी, और आपको मेहनत करनी है। कौमें ऐसी नहीं बन जाती। जर्मन्स ने बड़ी मेहनत, हमारे साथ ही विजन देखो, आप इंजीनियरिंग पकड़ा, उसने वैल्यू एडिशन पकड़ा। 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है, जर्मनी तो खत्म हो चुका था, पाकिस्तान उसके 2 साल बाद आया 1947 में, हम साथ चले हैं। हमारी एक्सपोर्ट उनका 1.5% है, कितना? 1.5% ना भी नहीं है। इतना दुख ना पहुंचाएं, यकीन करें। मैं तो फैक्ट्स और फिगर, ये तो गूगल में कच्ची तबीयत हो रही है मेरी जी। तो ये हालत है हमारी। अच्छा, हमारी आबादी 22 करोड़, यहाँ के एक्चुअली के पर कैपिटल तो हम तो एक्सपोर्ट जीरो नेगेटिव में है, नेगेटिव में। यहाँ के 22 करोड़ की आबादी का मुल्क आज $24 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है। 8 करोड़ 10 लाख की आबादी का मुल्क $1800 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है। नहीं, मैं आपसे एक चीज अब जानना चाहता हूँ। देखिए मेन चीज आप रखता हूँ। देखिए जहां तक बात रही जर्मनी की, जर्मनी के बारे में बात करें तो जर्मनी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज प्रीटी हाई, लेकिन nonetheless it has managed to use intelligence, knowledge, policy making, ब्रांड बनाया, incentivization। हाँ बनाया। अली भाई जब आप कहते हैं मेड इन जर्मन, टेक्सटाइल आपके वहां बन रही है, सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल फेयर वहां हो रही है। बिल्कुल। मैं आपको एक अगर आधा मिनट मुझे इजाजत दें, मैं जब एक दो जर्मनी में गया, वो जर्मन में ऐड चल रहा था, मैं मूवी देखने चला गया, जर्मनी में ऐड था गाड़ी मर्सिडीज का। वो गाड़ी लेके निकला, नई गाड़ी उसने खरीदी, वो गाड़ी जाके कोई 1-2 फलांग बाद बंद हो गई। उसने ये क्या, वो उसने शायद नई गाड़ी ली है 2005-10 का जो भी उस साल का मॉडल था, वो वापस गया। उसने कहा सर व्हाट हैपेंड, समथिंग रॉन्ग। उसने कहा वेट, आपने वो गाड़ी उसने उठाया बोनट, उसमें इंजन नहीं था। उसने ये तो 2 फलांग आपने खाली ब्रांड नेम की वजह से चल गई है। यहाँ के ब्रांड इतना स्ट्रांग होना चाहिए। आज सियाल में कई तो आपको मिसालें दे चुका, आप सियालकोट में चले जाएं, जर्मन ब्रांड जब वही चीज़ें बनाते हैं तो अपनी कीमत वही पाकिस्तान, वही इलेक्ट्रिसिटी, वही लेबर, अपनी प्राइस 7-8 गुना ज़्यादा लेते हैं। हम कहते हैं मेड इन पाकिस्तान, भाई अज्जुमा से मैं कंपनी मिसाल के मैं बना रहा हूँ, मुझे वो प्राइस नहीं मिलती अपनी सीजर के जो भी सर्जिकल गुड्स हैं। तो हमें क्या चाहिए, हम हमेशा बात करते हैं इमेज, परसेप्शन, ब्रांड डेवलपमेंट है, वैल्यू एडिशन है। इंडिया ने देखें, इंडिया ने क्या किया, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया है। अच्छा, हमने अपने नेबर से लड़ाई, अपने खित्तों में अपने तमाम नेबर से हम अपने ताल्लुकात ही ना बना सके। इंडिया, आपको एक और बात बता दूं, अपने जो आम आपके सुन है, इंडिया और चाइना हमेशा कहते हैं ये बहुत लड़ाई, यहाँ जज्बात खेलते हैं पाकिस्तान में। वो इंडिया तो चाइना में दुश्मनी है, चाइना हमारी, आज उनका ये हालत है। हमारी ट्रेड चाइना के साथ कोई म्यूचुअल ट्रेड, वो नत्थे हो गए भाई। $14 बिलियन की है 70 साल बाद। इंडिया ने पिछले 3-4 इस साल इंडिया और चाइना की ट्रेड $100 बिलियन होगी। यानी कि इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनर यूएसए और रशिया कोई नहीं है, चाइना है। और लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, बैलेंस भी क्रिएट करेंगे। तो हम मैंने ऐसा सुना है। जी जी बिल्कुल, बैलेंस क्रिएट करें। तो ये चीजें उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया है। अनफॉर्चुनेटली हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ इस्तेमाल हो रही है? जलसों में, नारों में, वो जिंदाबाद, छंताइयों में, ये डाकों में, वारदात में। इनको कोई ये बताने को तैयार नहीं कि हम 5 साल बाद हमारे मुल्क का वन फाइन डे वी वेकअप इन द गधे मार रहे हैं पकड़ के। जी, हम ये इसमें इस्तेमाल हो रही है। वन फाइन मॉर्निंग वेकअप, आज अगर $60 से 125 का हो सकता है, खुदा ना खास्ता कल उठे 250 का। एक एक्सक्यूज मी, फिर ये मुझे एक बात बताओ, आपने ये बात की, मेरे दिल को चोट
लगी। मैं आपसे पूछता हूं कि यूथ के लिए फिर जो ये लॉलीपॉप रखे थे कि हमें सबको एंटरप्रेन्योर बना देंगे, यूथ लोन प्रोग्राम देंगे, ये देंगे, पढ़े लिखे लोग बच्चों को जो है वो टैक्सी ड्राइवर बनाएंगे, तो सर मैं पॉलिसी का मिस्टेक यहाँ पर भी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई इसमें एक स्टेट की, एक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मैच्योरिटी, कोई पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, हम वी शुड नॉट इन्वॉल्व इनटू पॉलिटिक्स। इनको क्या चाहिए आपसे, मैं बहुत, मैं सबसे प्रोग्राम में ख्याल आपसे बहुत ज्यादा मैंने प्रोग्राम किए, हम क्यों नहीं चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स पे साइन कर लेते। चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे अगली दफा आपसे, आज मेरे पास वक्त थोड़ा महदूद है, कोशिश हम यही करेंगे कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स पे बात करें, क्यों सियासी जमातें इस बारे में बात नहीं करी। वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर और हमारी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।